वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी जनरल इंग्लिश की वीडियो है, जिसमें जो शिक्षक भर्ती के 10 टॉपिक्स हैं, उन 10 टॉपिक से हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कोशिश की है कि हर टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चन करें, तो ये हमारी 40 से 50 क्वेश्चन की सीरीज होने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस देखना है। तो यहाँ से आप ग्रामर की स्पेलिंग भी देख लेंगे। GRAMMAR होता है। बोलने में हम ग्रामर ग्रामर बोलते हैं तो हम सिंगल एम लिखते हैं, पर सिंगल एम नहीं होता, डबल एम होता है। ऑप्शन है आपके, ही इज एन यूरोपियन स्कॉलर, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, he is an honest and a sincere woman, yet the honesty is the best policy। तो यहाँ पे देखिए, ही चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोला है, तो पहला है ही इज एन यूरोपियन स्कॉलर। तो यूरोपियन में भले ही वो वॉवेल ई से शुरू हुआ है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो य होता है। इसीलिए हम जब भी आर्टिकल्स लगाते हैं ना, तो हम वॉवेल्स देख कर नहीं, वॉवेल्स के साउंड से लगाते हैं। इसीलिए फर्स्ट वाला जो है वो तो गलत हो जाएगा। सेकंड जो है, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो भले ही यू है पर य है, इसीलिए ए लगा है, तो सेकंड तो सही है। आगे चेक करते हैं, शी इज एन ऑनेस्ट एंड अ सिंसियर वुमेन। तो शी इज एन ऑनेस्ट एंड अ सिंसियर वुमेन ऐसा दिया है ना, तो यहाँ पे शी इज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर वुमेन, दो बार अ नहीं लगेगा, इसलिए ए जो है वो गलत हो जाएगा। तो सी नंबर गलत हो गया। डी नंबर है, दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है ना वो आपका भाववाचक संज्ञा है, उससे पहले आपका आर्टिकल नहीं लगता, इसीलिए ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। तो यहाँ पे ए, सी और डी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ही इज द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूरल फॉर्म्स इज करेक्ट? फेनोमेनन्स, क्राइटेरिया, क्राइटेरियंस या फेनोमेनास। तो फेनोमेनन होता है, उसका प्लूरल होता है फेनोमेना। तो ना फेनोमेनन्स होता है ना फेनोमेना होता है, तो ए और डी गलत हो जाएगा। क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता, तो सी भी गलत हो जाएगा। तो ए, सी और डी गलत है, मतलब बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और उसमें एस नहीं लगता, क्राइटेरिया बनता है उसका प्लूरल। ठीक है, तो बी नंबर हमारा सही है, क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म करेक्ट हो जाएगा। फेनोमेनन का फेनोमेना होता है, डेटम का डेटा होता है, मीडियम का मीडिया होता है, और एनालिसिस का एनालिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट फेमिनिन फॉर्म? कौन सा है जिसका फेमिनिन फॉर्म अलग होता है? जैसे एक्टर है तो उसका एक्ट्रेस बनता है, लॉयन का लॉयनेस बनता है, नेफ्यू का नीस बनता है, और हॉर्स का मेयर बनता है। तो ये सब में देखिए आपका सेम सेम आ रहा है, पर हॉर्स का जो मेयर है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर्स। द सीजर्स इज ऑन द टेबल, द सीजर्स आर ऑन द टेबल, द सीजर और ऑन द टेबल, या द सीजर इज ऑन द टेबल। तो आपको याद रखना है कि वर्ड जो है सीजर्स होता है, सीजर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए द सीजर्स दिया है, भले ही वो सीजर्स लिखते हैं, पर उसके साथ हम लोग प्लूरल लगाते हैं, सिंगुलर नहीं लगाते, तो द सीजर्स इज ऑन द टेबल जो है वो गलत हो जाएगा, और द सीजर जो है वो तो गलत ही है, तो सी और डी गलत ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। जो सीजर्स है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, जीन्स है, ये सब क्या होते हैं, दो के लिए होते हैं ना, इसलिए हमेशा उसको प्लूरल में लिखते हैं, और उसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल लगते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ही इज डैश एमएलए एंड हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी टीचर। आपको बताना है कि क्या आर्टिकल सही होगा, एमएलए के साथ ए लगेगा और ब्रदर के साथ एन, और या तो फिर कौन सा, ए एन होगा, एन ए होगा, एन एन होगा, या ए होगा। तो हमने बताया था कि जब भी आप आर्टिकल लगाते हैं तो आप किसके साथ लगाते हैं, साउंड के साथ। तो एम एल ए, एम बोलने में ए पहले आ रहा है, ए आपका स्वर है, वॉवेल है, तो उसके साथ एन लगेगा, तो पहले एन लगेगा। एंड हिज ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी टीचर, उसका ब्रदर क्या है, यूनिवर्सिटी टीचर है, भले ही यू वॉवेल आ रहा है पर साउंड य का आ रहा है जो कि व्यंजन है, इसलिए वहां पे ए लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, एन एम एल ए एंड अ यूनिवर्सिटी टीचर। नेक्स्ट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब से क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द वर्ड रिच इज। रिच क्या है, प्रॉपर नाउन है, एडजेक्टिव है जो नाउन की तरह यूज किया गया है, एडवर्ब है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है?
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। रिच मतलब अमीर, ठीक है। तो अमीर, हम अमीर आदमी, अमीर इंसान बोलते हैं तो वो एक एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर हम अमीरों को कैसा यूज कर रहे हैं, एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसको एज अ नाउन यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे द रिच है, इसका मतलब है कि रिच लोग, अमीर लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आई नो द मैन हु यू सेड वाज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ हु। तो आई नो द मैन हु यू सेड वाज रिस्पॉन्सिबल, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसे तुमने कहा था कि जिम्मेदार है। तो अब यहाँ पे हु क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, पॉजेसिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल बोला जा रहा है। तो हु यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है। तो हु यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच सेंटेंस इज फास्ट यूज एज एन एडवर्ब। कौन से सेंटेंस में फास्ट एज एन एडवर्ब यूज किया गया। एडवर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण को, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको बोला जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर देखते हैं, ही इज अ फास्ट रनर, ही रन्स फास्ट, ही इज अ फास्ट मैन या ही बॉट अ फास्ट कार। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो फास्ट रनर में फास्ट जो है वो रनर की स्पेशलिटी बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव होगा। तो इसलिए ए नंबर गलत होगा। ही इज अ फास्ट मैन में मैन की स्पेशलिटी बता रहा है, वो भी एडजेक्टिव होगा, तो सी भी गलत होगा। डी नंबर में फास्ट कार है, तो कार की स्पेशलिटी बता रहा है, वो भी एडजेक्टिव है, तो डी भी गलत होगा। बट ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ने की स्पेशलिटी बता रहा है फास्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एज एन एडवर्ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, द वर्ड स्विमिंग इज। यहाँ पर स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो स्विमिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जीरेंड है, इंफिनिटिव है या फाइनाइट वर्ब है। तो जब भी आईएनजी फॉर्म लगता है ना नाउन में, तो उसको कहा जाता है जीरेंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कि स्विमिंग जो है वो गुड एक्सरसाइज है, इसमें स्विमिंग जो है वो जीरेंड है। इसमें एक चीज और देखिए कि स्विमिंग जब होता है तो डबल एम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शी लुक्स हैप्पी, द वर्ड हैप्पी इज। यहाँ पर वो हैप्पी दिख रही है, तो दिखना हैप्पी, तो हैप्पी जो है वो क्या है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, शी लुक्स हैप्पी, तो लुक क्या है, एज एक क्या है, लिंकिंग वर्ब है जो बता रहा है कि वो दिख रही है, मतलब वो अच्छी दिखती है, बुरी दिखती है, ऐसा वाला होता तो वहां पे दिखना जो रहता वर्ब होता। पर यहाँ पे लुक क्या बता रहा है, लुक हमको बता रहा है कि वो कैसी दिख रही है, वो हमको उसका लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसीलिए हैप्पी जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इसीलिए ये हैप्पी जो है एडवर्ब ना होकर के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपोजिशन और कंजंक्शन से। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर फ्रॉम मी या ही इज सीनियर ओवर मी। तो जब भी सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर ये सब आता है ना, तो इसके साथ हमेशा टू लगता है। तो ही इज सीनियर टू मी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो सूनर डिड ही अराइव इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर डिड ही अराइव, तो जब भी नो सूनर लगता है ना, तो उसके साथ क्या लगता है, देन लगता है, THAN, इसलिए ऑप्शन नंबर बी THAN देन इसका करेक्ट आंसर होगा। और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि नो सूनर के साथ THAN देन लगता है। हार्डली रहेगा तो वेन लगेगा, स्केर्सली रहेगा तो वेन लगेगा, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये को रिलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट है, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही डैश फेल। ही वर्कड हार्ड, उसको कड़ी मेहनत करनी चाहिए वरना वो फेल हो जाएगा। तो ही शुड, ही वुड, ही कुड, ही माइट। तो ये हमको याद रखना है कि ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉर्म में लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, शुड लगता है, इसीलिए ही शुड वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। बावजूद इसके कि वो गरीब है पर वो ईमानदार है। तो कभी भी ऑल्दो के साथ बट का यूज नहीं करते, ठीक है।
तो ये हमेशा क्या लगेगा, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ऐसा होगा। तो बट होगा, वहां से हटेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे फॉर सिंस फ्रॉम या बाय। तो वो मंडे से एब्सेंट है ऐसा हमको बोलना है, तो फॉर बोलेंगे, सिंस बोलेंगे, फ्रॉम बोलेंगे या बाय बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, जब को हमको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, जैसे कि मंडे मॉर्निंग इवनिंग, तो वहां पर हम हमेशा सिंस लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हमको पीरियड ऑफ टाइम दिया है कि ही इज एब्सेंट 2 डेज 5 डेज, तो वहां पे फॉर लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम एंटोनिम से चूज द क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ एबेट। आपको क्लोजेस्ट सिनोनिम बताना है एबेट का। तो एबेट का मतलब क्या होता है, लेस इंटेंस सीवियर, इसको बोला जाता है एबेट। ठीक है, तो एबेट का जो सिनोनिम होगा वो इंक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, डिस्ट्रॉय होगा या कंटिन्यू होगा। तो एबेट का जो सिनोनिम होता है वो होता है रिड्यूस, मतलब कम करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का आपको एंटोनिम बताना है, एंशियंट होगा, आउटडेटेड होगा, मॉडर्न होगा या यूजलेस होगा। तो ऑब्सोलीट का जो एंटोनिम होता है, मतलब विलोम शब्द, वो होता है आपका मॉडर्न। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। यहाँ पे देखिए, स्टेशनरी और स्टेशनरी, दो चीज के लिए स्टेशनरी यूज करते हैं ना हम। एक स्टेशनरी जो बुक कॉपी का सामान होता है उसको स्टेशनरी बोलते हैं, और एक कोई चीज रुकी रुकी हुई होती है उसको स्टेशनरी बोलते हैं। तो बोलने में दोनों सेम है पर स्पेलिंग अलग अलग है, तो उसको सिनोनिम बोलेंगे, एंटोनिम बोलेंगे, होमोफोन बोलेंगे या वर्ड विद आइडेंटिकल मीनिंग्स बोलेंगे। तो यहाँ पर स्पेलिंग अलग है, बोलने में सेम है, तो इसको होमोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ मैग्नीमस। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो बताना है। एक्सट्रीमली एंग्री, जनरस एंड नोबल हार्टेड, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट या फियरफुल। तो जो मैग्नेनिमस होता है इसका मतलब होता है जनरस और नोबल हार्टेड। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रोक्रेस्टिनेट मीन। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, टू हरी, टू डिले, टू और पुट ऑफ, टू फिनिश या टू अपोज। तो प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट जो होता है ये होता है कि कोई व्यक्ति जो किसी चीज को जानबूझकर लेट करता है या बार बार उसको पोस्टपोन करता है। तो टू डिले या पुट ऑफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टू डिले और पुट ऑफ। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु नोज एंड स्पीक्स मेनी लैंग्वेज। एक व्यक्ति जो जानता है और बोलता है बहुत सारी लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं या फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो बहुत सारे लैंग्वेज बोलता है ना उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए पॉली और किसी में दिया नहीं है, तो अगर आपको ऐसा भी पता करना रहेगा ना तो तुक्का मारना है, तो ये यहाँ पे काम आ सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो मैनकाइंड को हेट करता है, मतलब मानवता को हेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, मिसेंथ्रोप बोलते हैं, फिलेंथ्रोप बोलते हैं या मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति मैनकाइंड को हेट करता है ना उसको बोला जाता है मिसेंथ्रोप। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो मिसोजिनिस्ट होता है ना वो औरतों को हेट करता है, और फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है जो कि ह्यूमैनिटी और वेलफेयर वेलफेयर के काम को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के कराई जाती है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिलोकी बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं या प्रोलॉग बोलते हैं। तो क्या होता है, आपने एक मूवी देखी होगी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, शायद कुछ कुछ होता है उसमें, बच्चों को क्या करते हैं, शुरू में एक बच्चे रहते हैं ना, बहुत सारे स्कूल का जो फंक्शन होता है तो उसमें चिट निकालना रहता है और उस टॉपिक पर 1 मिनट बोलना होता है। तो जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता नहीं है और आपको उस टॉपिक पर बोलना है तो उसको बोले जाते हैं एक्सटेम्पोर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। एक गवर्नमेंट जो अमीरों के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, थेरोक्रेसी या प्लूटोक्रेसी। तो जो अमीरों की गवर्नमेंट होती है ना उसको बोला जाता है प्लूटोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, एक ऐसा चीज जिसको आप करेक्ट भी नहीं कर सकते, सुधार भी नहीं कर सकते और दोबारा बना भी नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल, इनफेलिबल, इनविंसिबल या इनऑडिबल। तो एक ऐसी चीज जिसको आप करेक्ट या रिफॉर्म नहीं कर सकते उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेलिंग, प्रीफिक्स और सफिक्स से चूज द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें एकोमोडेशन बार बार पूछता है, एकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिविलेज की देखनी है तो प्रिविलेज में क्या होता है? PRVILEGE होता है प्रिविलेज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इरेगुलर में प्रीफिक्स बताना है तो ईर प्लस रेगुलर मिलके इरेगुलर बनाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है वो वर्ड जो शब्द के पहले जुड़ करके शब्द की मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो इसको हम इरेगुलर में इर शब्द जो हो जाएगा वो प्रीफिक्स या उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सफिक्स इन चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में सफिक्स क्या है? तो सफिक्स क्या होते हैं? प्रत्यय जो वर्ड के पीछे जुड़ते हैं। तो चाइल्ड प्लस हुड मिलके चाइल्डहुड में बना है, तो हुड जो हो जाएगा वो आपका सफिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन इनकरेक्ट स्पेलिंग। कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? सेपरेट, डेफिनेटली, ऑकरेंस या नेसेसरी। तो नेसेसरी यहाँ पे देखिए NEC होता है, ठीक है, डबल सी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपको 3 स्पेलिंग और मिल जाती है, ऑकरेंस की, डेफिनेटली की और सेपरेट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोवर्ब और इडियम से। व्हाट डज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज किसको बोला जाता है? समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड, इसको बोला जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब शुरू में बुरी दिखती है पर बाद में हमको समझ आता है अच्छा ये इसलिए हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज टू कॉल अ स्पेड। मतलब स्पेड, टू कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब क्या होता है? टू इंसल्ट समवन, टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली, टू क्वारल या टू अवॉइड वर्क। तो स्पेड अ स्पेड इसको बोला जाता है आपको डायरेक्टली और सिंपली भाषा को बोलना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब जो रेयरली कभी हो गया, तो वेरी रेयरली को बोला जाता है वंस इन अ ब्लू मून, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो इसका मतलब क्या है? तो जहाँ चाह है वहां राह है, इसको बोला जाता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेयर देयर इज डिटर्मिनेशन, देयर इज अ सॉल्यूशन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक इज एवरीथिंग, हार्ड वर्क इज यूजलेस और टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तीनों तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज टू हिट द नेल ऑन द हेड। क्या मतलब होता है? टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हर्ट समवन, टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क या टू एडमिट अ मिस्टेक। तो टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब कि जो बात बोले हैं वही बात करे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस बोले आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। English is spoken all over the world, English was spoken all over the world, English has spoken all over the world या English speaks all over the world। तो आप देखिए बहुत सिंपल सा रूल मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जब भी एक्टिव से पैसिव में जाएंगे आपको टेंस पे ध्यान देना है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट में ही आंसर रहेगा, कभी भी पास्ट और परफेक्ट में नहीं जाएगा। तो बी और सी में देखिए वॉज और हैज है, तो वॉज जो रहता है पास्ट में आता है और हैज जो रहता है वो परफेक्ट में आता है, तो बी और सी गलत हो जाएगा। अब ए और डी में से देखेंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब भी हम लोग पैसिव में जाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो थर्ड फॉर्म किस में है? ए नंबर में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हु टॉट यू इंग्लिश, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, बाय होम यू वर टॉट इंग्लिश, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट यू। तो यहाँ पे देखिए हु टॉट यू इंग्लिश है तो वो बाई होम तो आएगा, ठीक है, तो ये ठीक है।
अब इसमें सेकेंड चीज देखते हैं कि हु टॉट यू इंग्लिश, क्या दिया हुआ आपको, पास्ट दिया हुआ है तो पास्ट वाला आना चाहिए। तो बाई होम वर यू टॉट इंग्लिश, बाई होम यू वर टॉट इंग्लिश। तो सब में तो आपका यू के साथ आपका ये आ गया है वर, मतलब कि पास्ट फॉर्म ही है, तो यहाँ हमारा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो अब हमको नेक्स्ट चीज देखनी है कि सही सेंटेंस स्ट्रक्चर किसमें है। तो बाई होम यू वर टॉट इंग्लिश, तो जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और जो मेन वर्ड है ना सब्जेक्ट वो बाद में आता है। तो बी नंबर गलत हो जाएगा। हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ही सही नहीं बैठ रहा तो सी भी गलत हो जाएगा। ए नंबर जो है बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ये ज्यादा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डी नंबर में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, लेट हिम डू द वर्क। लेट हिम डू द वर्क बोला जा रहा है, लेट द वर्क बी डन बाय हिम, लेट द वर्क डन बाय हिम, लेट हिम बी डन द वर्क, या द वर्क शुड लेट हिम डू। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को चेंज करते हैं ना तो वहां पे बी वाला होना ज्यादा जरूरी है। लेट हिम डू द वर्क में डन के साथ बी लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी में से आंसर लेंगे। तो लेट द वर्क बी डन बाय हिम या लेट हिम बी डन द वर्क, ज्यादा सही क्या हो जाएगा, ए नंबर, लेट द वर्क बी डन बाय हिम, डू का डन हो जाएगा। और काम पहले आएगा, जब हम पैसिव में जाते हैं ना तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। तो अगर आप लेट हिम बी डन द वर्क लोगे ना तो उसमें सब्जेक्ट ही पहले ऑब्जेक्ट ही बाद में, तो कहाँ पैसिव वॉइस में चेंज हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम चेंज इनटू पैसिव वॉइस, समवन हैज स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हैज दिया है, हैज दिया है मतलब आपका परफेक्ट है, तो परफेक्ट है तो परफेक्ट वाला ही आंसर आप लोगे। तो सी और डी में देखिए माई पर्स वॉज और माई पर्स इज दिया है, तो ये पास्ट और प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये दोनों को कट कर दो। अब ए और बी में से देखो, माई पर्स हैज स्टोलन और हैज बीन स्टोलन, तो हैज बीन जो रहता है वो आपका आईएनजी फॉर्म में आएगा बीइंग वाले में, तो ये तो गलत ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, माई पर्स हैज स्टोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, टू इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, सॉरी, do not insult the poor, let the poor not be insulted, let not the poor be insulted, the poor should not insult, या ए और बी दोनों सही है। तो देखिए let the poor not be insulted और let not the poor be insulted, ये दोनों जो है दोनों सही है। पुअर को इंसल्ट नहीं करना चाहिए या नहीं करे पुअर को इंसल्ट, तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव, ये सेंटेंस देखना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज अ, तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो में आपको क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है ना, तो इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जब भी आपको ऑर्डर दे, कमांड दे, एडवाइस दे, रिक्वेस्ट करे, इंस्ट्रक्शन दे, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव की पहचान है उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक्सक्लेमेटरी की पहचान है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। क्योंकि दोनों नहीं है तो इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव में से होगा, तो डिक्लेरेटिव में सामान्य सूचना दी जाती है और इंपेरेटिव में आपको आदेश या सलाह दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, आपको एफर्मेटिव में चेंज करना है, नोबडी कैन डिनाई इज ऑनेस्टी, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे कोई भी उसकी ऑनेस्टी को मना नहीं कर सकता, इसका जस्ट एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य बताना है। तो एवरीबडी एक्सेप्ट इज ऑनेस्टी, हर कोई उसकी ईमानदारी एक्सेप्ट करता है। एवरीबडी कैन डिनाई हिज ऑनेस्टी, हर कोई उसकी ईमानदारी मना करता है, तो एक्सेप्ट करता है बोले हैं, कोई मना नहीं कर सकता, तो हर कोई मना कैसे करेगा, तो बी नंबर गलत है। हिज ऑनेस्टी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, तो एफर्मेटिव बोलना है, ये तो नेगेटिव हो गया, तो सी भी गलत हो जाएगा। नोबडी एक्सेप्ट्स इज डिसऑनेस्टी, तो ए और डी में से आंसर होगा। तो एफर्मेटिव में आपका नोबडी को ना लेकर के हम ए नंबर लेंगे, एवरीबडी एक्सेप्ट्स हिज ऑनेस्टी, हर कोई मना नहीं करता से ज्यादा अच्छा है कि हर कोई ईमानदारी उसकी एक्सेप्ट, बेईमानी नहीं करता, उससे ज्यादा अच्छा है कि हर कोई उसकी ईमानदारी को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है इजंट दिस अ ब्यूटीफुल प्लेस इज प्राइमरली अ, ये क्या बोला जा रहा है, क्या ये एक बहुत सुंदर
प्लेस नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? तो क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटेरोगेटिव होगा। पर ये क्या बोल रहे हैं कि क्या ये सुंदर जगह नहीं है? तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क से इंटेरोगेटिव देख लो, इंटेरोगेटिव दिख रहा है मतलब ए नंबर टिक कर दो। नेक्स्ट है हाउ क्लिवरली शी सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा पंक्चुएशन से है। पंक्चुएशन से 5 क्वेश्चन करेंगे। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ही सेड आई एम टायर्ड। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब भी हम कोटेशन देखते हैं तो कोटेशन में क्या होता है, जो उसने बोला उसके बाद कॉमा लगाओगे और जो बोला उसको हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे कोटेशन मार्क के अंदर। और कोटेशन मार्क के अंदर कैसा लोगे कि फुल स्टॉप भी कोटेशन के अंदर होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी कोटेशन के अंदर होना चाहिए, जो भी पंक्चुएशन साइन है वो कोटेशन के अंदर होना चाहिए। तो वो किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी और डी में आपका कॉमा है, तो उन दोनों में से एक आंसर रहेगा। पर डी में क्योंकि कोटेशन मार्क नहीं है तो बी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। रमेश सेड वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पे देखिए वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो बी और सी, तो सी और डी तो गलत हो जाएगा। अब ए और बी में से होगा। ए और बी में मैंने क्या बोला था कि जब भी कोट करोगे तो कॉमा लगा करके कोटेशन मार्क के अंदर होगा विथ पंक्चुएशन कोटेशन के अंदर। तो किस में दिख रहा है? ए नंबर में दिख रहा है, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको आंसर ढूंढना आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है वो नहीं बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है वो बता रही हूँ। तो आप सीखोगे भी और आंसर भी देखोगे, क्योंकि पूरा अगर आपको मेथड पढ़ना है कि ये ऐसा होता है, इसमें ये ऐसा होता है, तो उसके लिए आपको थ्योरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम मैराथन कर रहे हैं तो मैराथन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है इफ द स्पीकर हैज ओनली वन ब्रदर एंड द इंफॉर्मेशन दैट ही लिव्स इन दिल्ली इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। तो स्पीकर जो है वो सिर्फ एक भाई है और इन्फॉर्मेशन हमको देना है कि वो दिल्ली में रहता है, तो आप कैसे लिखोगे कि माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। तो इसमें लिखना वही है पर कॉमा वगैरह कहाँ लगेगा? तो हम क्या बोल रहे हैं कि स्पीकर है उसका एक भाई है और वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो दिल्ली में रहता है और वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे एडिशनल एडिशनल सेंटेंस है ना, तो जब हमको ऐसी ऐसी बात बोलनी रहती है ना तो हम कॉमा लगा लगा के बोल देते मेरा भाई जो कि एक डॉक्टर है दिल्ली में रहता है। तो हम क्या बोलेंगे? माई ब्रदर कॉमा हु लिव्स इन दिल्ली कॉमा इज अ डॉक्टर कॉमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ अ सेमी कॉलन। आपको सेमी कॉलन का यूज करके कौन सा सेंटेंस सही लिखा है वो बताना है। आई वॉज टायर्ड देयरफॉर आई वेंट टू बेड, आई वॉज टायर्ड कॉमा सेमी कॉलन देयरफॉर आई वेंट टू बेड। तो बी नंबर तो बिल्कुल गलत है क्योंकि कॉमा और सेमी कॉलन साथ में नहीं लगता। आई वॉज टायर्ड सेमी कॉलन कॉमा एंड आई वेंट टू बेड। तो एंड के बाद कॉमा लगा है, तो एंड के बाद आप कॉमा नहीं लगाते क्योंकि वो एक कंजंक्शन है, उसके बाद कॉमा नहीं लगाना है। तो सी भी गलत है। आई वॉज टायर्ड देयर फॉर सेमी कॉलन आई वेंट टू बेड, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, डी नंबर, ए नंबर आई वॉज टायर्ड मैं थक गई थी, रुकोगे फिर उसके बाद बोलोगे इसलिए मैं बेड में चली गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस लेना है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे कॉमा इजंट इट क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। और इस क्वेश्चन में मैंने ये गलत किया है कि तीनों सेम ही लिखा हुआ है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे कॉमा इजंट इट क्वेश्चन मार्क। अच्छा इट्स नहीं, सॉरी इट्स लिखा हुआ है, पहले में आई टी एस लिखा है, दूसरे में आई टी एपोस्ट्रोफ एस है, फिर आई टी एस के बाद एपोस्ट्रोफ है, और फोर्थ में इट्स अ ब्यूटीफुल डे जिसमें बिना कुछ कॉमा वगैरह के है। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल डे ये एक खूबसूरत दिन है क्या? नहीं है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे के बाद कॉमा आएगा, तीन में है पर इट्स में देखिए, इट्स में आपका ये एक ऐसा बोलना है ना, तो इट्स कैसा लिखेंगे? आई टी एपोस्ट्रोफ एस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। ऐसे और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं। हिंदी सीडीपी और हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस देखिए।
और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माय एफर्ट, और इफ यू वांट टू सपोर्ट अस जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।